Student, today we'll discuss the law of variable proportion, परिवर्ती अनुपातों का नियम, जो कि आपकी यूनिट 3 में है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स that as the quantity of one factor is increased, keeping the other factor fixed, the marginal product of that factor will eventually decline. It means कि हम इसमें मान के चलते हैं कि उत्पादन के दो साधन हैं, भूमि और श्रम। इसमें हम कम से कम एक साधन को स्थिर मानते हैं और दूसरे साधन की परिवर्तित मात्राएं लगाते जाते हैं और उसका प्रभाव उत्पत्ति की मात्रा पर देखते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, और इसमें सबसे पहली मान्यता तो यही है कि टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम्ड टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड, मीन्स टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी मान्यता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स, यानी जो दूसरा साधन है उसको उसकी मात्रा स्थिर मानी जाती है। एंड थर्ड इज़ देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल इनपुट, केवल एक साधन है जिसको कि परिवर्तित माना जाता है, और यह शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, अल्पकाल से रिलेटेड होता है। चूँकि यह अल्पकाल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें हम सभी जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी साधन हैं, उनमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। इसलिए हम इसमें मान लेते हैं कि एक साधन को स्थिर रखते हैं और दूसरे साधन की परिवर्तित मात्राएं लगाने से उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, और इसको यदि समझ लेंगे तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने लैंड एक फैक्टर लिया है, इनपुट है जो कि स्थिर है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये स्थिर साधन है। इसके साथ हमने लेबर को लिया है जिसकी की परिवर्तित मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से इनकी मात्राएं जो है हम बढ़ाते जाते हैं। स्थिर साधन के साथ परिवर्तित साधन की मात्राओं को लगाने से कुल उत्पत्ति किस तरह से अफेक्ट होती है, ये हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन में, एवरेज प्रोडक्शन में एंड मार्जिनल प्रोडक्शन में। उस साधन का सीमांत उत्पादन, एवरेज उत्पादन और कुल उत्पादन। तो इस तरह से आप देखिए कि जब हम 1 2 3 4 5 जैसे जैसे हम लेबर के मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस 5 12 21 28 30 30 अगेन इट्स 30 28 एंड 24। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन इन इंक्रीजिंग, और 5वीं 6ठी यूनिट पे ये बराबर हो जाता है। और उसके बाद भी जब हम लेबर की और मात्राएं लगाते हैं तो इट डिक्लाइंस, ये घटता है, 28 होता है और उसके बाद 24 हो जाता है, यानी उत्पत्ति बढ़ने की बजाय, कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। इससे आगे हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट के लिए, अब एवरेज प्रोडक्ट को निकालना बच्चों बहुत आसान है। इसमें हम कुछ नहीं करते। एवरेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो टोटल प्रोडक्ट है, दिस वन, इसमें हम लेबर की इकाइयों का भाग लगा देते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 5। 12 में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो दिस इज़ 6। 21 में 3 का भाग लगाते हैं, दिस इज़ 7। 28 में 4 का भाग लगाते हैं, 7। एंड हम इस तरह से कुल उत्पत्ति में लेबर की मात्रा का भाग लगा करके हम एवरेज प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट को लगाना भी या कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है। एक चीज़, मार्जिनल प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम ये देख लें कि एवरेज प्रोडक्ट का एक ट्रेंड क्या है। तो आप देखिए 5 6 7, यानी ये 1 2, जब लेबर की 1 2 3 मात्राएं लगाई जाती हैं,
इट इंक्रीजेज, 5, 6, 7 ये बढ़ता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये हाईएस्ट लेवल पे होता है। उसके बाद भी जब साधन की मात्राएं बराबर बढ़ाई जाती हैं तो धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, सीमांत उत्पादन है, ये कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। यानी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दिस इज़ डेल्टा टीपी, यानी कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन इज़ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, यानी श्रम की अतिरिक्त इकाइयों को लगाने से कुल उत्पत्ति में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पादन कहलाता है। अब आप देखिए कितना परिवर्तन आया, यानी जब 1 से 2 लेबर की मात्राएं लगाई जाती हैं, यानी कितना परिवर्तन, डेल्टा एल कितना हुआ 1, और कुल उत्पत्ति में परिवर्तन कितना हुआ 5 से 12 यानी 7 इकाइयों का। तो 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम 12 से 21 में कितना परिवर्तन हो, 9 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 9। तो इस तरह से हम ये सारा जो चेंज है उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि शुरू की 3 इकाइयों तक 5, 7, 9 ये बढ़ता है और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट की 7 और 8 यूनिट पर ये दिस बिकम्स नेगेटिव और 6 यूनिट पर दिस बिकम्स 0, ये 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमने 3 स्टेजेस भी हम शो कर सकते हैं। इसी तालिका में 3 स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं। एक तो आपकी 1, 2, 3 यानी 5, 12, 21, 5, 6, 7, 5, 7, 9, यानी जब 3 इकाइयाँ 1, 2, 3 इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो कुल उत्पत्ति भी बढ़ती है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। इट मीन्स तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टेज 1 और स्टेज फर्स्ट। दूसरी स्टेज में आप देखिए कि जो टोटल प्रोडक्शन है 28, 30, 30 बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, यानी 4, 5, 6 इकाइयों तक। तो और एवरेज प्रोडक्शन है 7, 6, 5 कम हो रहा है। और इसी तरह से सीमांत उत्पादन 7 कम हो गया, पहले 9 था 7 हुआ, 2 और बिकम्स 0। 3 इकाइयों तक यानी 4, 5, 6 इकाइयों तक कुल उत्पादन मैक्सिमम होता है, औसत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन भी घटता है और ये 6ठी यूनिट तक 0 हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेज 2। इसी तरह से जब हम 7 और 8 इकाइयाँ श्रम की लगाते हैं तो टोटल जो प्रोडक्शन है ये बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, 28, 24 हो जाता है और एवरेज प्रोडक्शन तो नीचे गिरता ही रहता है और सीमांत उत्पादन बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाता है एंड दिस इज़ स्टेज 3rd। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। तीनों स्टेजेस के सिम्टम या इनकी जो विशेषताएं हैं ये अब आपको क्लियर हैं। सेम यही चीज़ हमने इस स्लाइड में दी हुई है, 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ। तो इस टेबल को देखते जाइए और यही इस टेबल के अकॉर्डिंग ही ये आपकी स्टेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, सेम चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। जो टेबल है उसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने इस स्लाइड में लिया हुआ है। 3 स्टेजेस किस तरह से, शुरू वाली स्टेज ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है, मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ और कम हुआ। इसी तरह से सेम चीज़ नीचे हमने एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व बनाया हुआ है। बच्चों, यदि आप ऊपर वाली टेबल को आप डायग्राम की फॉर्म में रखेंगे तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा और यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शुरू में जब उत्पादन बढ़ता है ये स्टेज 1 है, दूसरे में आपका
एवरेज प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है, एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम होता है, और जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन उसको उसके बिंदु पर काटता हुआ नीचे की तरफ तेज़ी से गिरता है। यानी जहाँ पर ये अधिकतम होता है वहाँ पर AP इज इक्वल टू MP की स्थिति होती है। ये स्टेज 2 है। और स्टेज 3 में आपका ये भी MP भी नेगेटिव हो जाता है, AP कम होता है और कुल उत्पत्ति घटने लगती है। तो इस तरह से अधिकतर आपको इस संबंध में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई प्रोड्यूसर प्रेफर टू स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड को ही प्रेफर क्यों करते हैं उत्पादक लोग। यहाँ पर देखिए कि कोई भी फर्स्ट स्टेज में तो आपकी सारी उत्पत्तियाँ, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए इस स्टेज पे तो कोई उत्पादक रुक ही नहीं सकता। स्टेज 3 में कोई उत्पादक को उत्पादन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रम का या साधन का सीमांत उत्पादन नेगेटिव भी हो जाता है और ज़ीरो होकर नेगेटिव हो जाता है, एवरेज प्रोडक्शन भी कम होता है। और स्टेज 2 में एनी रैशनल प्रोड्यूशन अवॉइड्स द फर्स्ट stage as well as third stage of production. Therefore, producer prefers stage 2, the stage of diminishing return. हालांकि यहाँ पर रिटर्न जो हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। दिस स्टेज इज़ द मोस्ट रेलिवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन फॉर अ प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम उत्पादक के लिए दूसरी अवस्था ही क्यों लाभदायक होती है, या उत्पादक के लिए दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करना क्यों विवेकशील माना जाता है, ये हमने इन स्लाइड्स में देखा है। सो द स्टेज या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम परिवर्तित साधन की इकाइयों को लगाकर उत्पत्ति की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।